सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों, जो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पेपर 2 में आता है। आपका आरएस मेंस 2024 का बैच चल रहा है। तो इसमें अपने दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान के सारे टॉपिक कर चुके हैं और 6 क्लास है इसकी। वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। आज अपने दैनिक जीवन में भौतिकी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपने दोस्तों गुरुत्वाकर्षण और ऊष्मा हीट के बारे में पढ़े। मानव नेत्र और दोष को अलग से करेंगे। पूरी एक क्लास सिर्फ मानव नेत्र और दोष की आएगी। बाकी ये 2-3 क्लासों में आपकी फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी। सारा सिलेबस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई टॉपिक करना है जिसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो वो भी आपको करवा देंगे, आप कमेंट करो। देखो दोस्तों, आज अपने जो फिजिक्स है उसको स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन से। सबसे पहले कैसे आपको लिखना है, अपना सोर्स रहने वाला है एनसीईआरटी, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसके कारण अपने आज ज़मीन पे चल रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये अलग अलग ग्रहों पे अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके बारे में जानेंगे। वह बल जो किसी वस्तु को धरती के केंद्र की तरफ खींचता है उसे पृथ्वी का क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखो, यदि हम कोई एक पत्थर बिना धक्का दिए फेंकते हैं ऊंचाई से, तो वह एकदम से यहाँ पे पत्थर की ओर त्वरित होता है। तो पता चलता है कि कोई एक बल पत्थर पर लग रहा है। इसका अर्थ है कि पत्थर धरती को आकर्षित करता है। ठीक है, तो पत्थर भी धरती को आकर्षित कर रहा है, यानी इस ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती हैं। तो अपने को तो सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी है, और मेन जो पॉइंट आता है ना, इसका नियम आता है, जो लॉ आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आपके एग्जाम में जो नियम है, लॉ है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक करेंगे आज अपने, गुरुत्वाकर्षण और ऊष्मा। अब देखो, न्यूटन ने ये नियम दिया था, इसके अनुसार। ठीक है, आइजैक न्यूटन, इसने ग्रेविटेशन की खोज की थी। पेड़ के नीचे बैठा था, तो ये कहानी बताई जाती है कि सेब गिरा। तो ये तो सभी को पता होगा। अब अपने को नियम क्या याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से, जो इम्पोर्टेंट है, आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है जो नियम की है, कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार 2 पिंड ले लिए उसने। देखो, ए और बी 2 है, जिसके अलग अलग द्रव्यमान है। एक का बड़ा एम, या M1 M2 कर सकते हो, या स्मॉल m कर सकते हो आप। ठीक है, तो 2 पिंडों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनके बीच में जो दूरी होगी ना d, इसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो न्यूटन के नियम के अनुसार क्या होगा कि 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के तो समानुपाती, गुणनफल के पूरा लिखना है, और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि 2 पिंडों का द्रव्यमान इसने ले लिया M1 M2 और उनके बीच की दूरी दी हो, तो गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। तो ये तो सिंपल सा, इससे आप डेफिनेशन भी बना सकते हो। तो ये जी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, स्थिरांक है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो mm/d², ये इसका पूरा प्रॉपर फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल लॉ का। अब देखो, अब ये पूरी यहाँ पे इक्वेशन बना के दर्शाई गई है कि 2 वस्तुओं के बीच बल उनके द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। ठीक है, ले लिया हमने। बीच की दूरी के विकर्ण, अब 1 और 2 को अपने जोड़ देंगे तो अपनी ये इक्वेशन बन जाएगी mm/d²। अब यहाँ पे इसको इक्वल लगाने के लिए अपने जी को लगा दिया। ये क्या है, स्थिरांक है, ये क्या, कांस्टेंट है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों, जी क्या है, एक अनुपातिकता स्थिरांक है। ठीक है, कांस्टेंट हमने जान ही लिया था। अब इसका मान भी दे रखा है। ठीक है, इसकी एक वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू आपको याद रख सकते हो, पूछ सकता है। 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, पर केजी। अब जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। ये पूरी दुनिया को, जैसे अपने घर बना रहे हैं, अपने खुद चल रहे हैं, तो ये फोर्स अपने को बांधे रख रहा है। तो ये बातें सभी को बताओगी, लेकिन एग्जाम में आपके नियम पूछेगा, आपको नियम याद होना चाहिए, क्योंकि आपका थ्योरी पेपर है। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति है, वो भी इसके कारण ही होती है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा बनता है, वो भी इसके कारण। और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें थोड़ा काम करता है, तो वो भी वही बात होगी। तो अब इसमें एक और टर्म आती है दोस्तों, मुक्त पतन। ठीक है, तो कि मुक्त रूप से अगर अपने कोई वस्तु को गिराएं, तो किसी वस्तु का पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गिरना, वो क्या कहलाता है, मुक्त पतन कहलाता है। फ्री फॉलिंग कह सकते हैं अपने इसको। ठीक है,
फ्री फॉलिंग। मुक्त पतन में वस्तु के वेग की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि वह पृथ्वी की तरफ ही गिरती है, लेकिन वस्तु के वेग के परिमाण में यहाँ पे परिवर्तन होता है। तो ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब भी यहाँ पे फ्री फॉलिंग होगी ना दोस्तों, तो उसके वेग के परिमाण में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के वेग में ये परिवर्तन या त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, तो इस ये जो परिवर्तन होगा इसको अपने क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इसको बोलेंगे, जिसे अपने स्मॉल जी से दर्शाएंगे इसको। ठीक है, इसकी भी वैल्यू फिक्स है, अभी इसकी वैल्यू भी आपको बता दूंगा। इसका मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर है। अब दोस्तों जो जी है इसका मात्रक क्या है, मीटर सेकंड स्क्वायर। अब इसके आप डेरिवेशन याद नहीं रखना आपको। अब देखो, पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगने वाला बल, तो इसको दर्शा दिया इसने किससे, जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान स्मॉल एम हो गया। ठीक है, आर पृथ्वी की यहाँ पे त्रिज्या होगी, एफ बल लगने के कारण उत्पन्न गुरुत्वीय त्वरण हो गया, तो एफ इज इक्वल टू हो गया एम जी। अब एफ का मान क्या करा इसने, इक्वेशन 1 में रख दिया, यहाँ पे एफ की जगह यहाँ पे क्या एम जी रख दिया। देखो अब एम जी यहाँ पे रखने पे क्या होगा, ये इक्वेशन बन जाएगी, तो यहाँ से अपना स्मॉल जी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल जी का जो मान है अब यहाँ पे ये बच जाएगा अपने पास, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। सब कुछ अपने इसको काट देंगे तो अपने पास ये बनेगा जी एम ई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जी की जो वैल्यू है वो 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 है, ये हमने पहले ही पढ़ा है पीछे। इसके अलावा पृथ्वी का द्रव्यमान अपने को पता है कि 6 × 10⁻24 kg और त्रिज्या 6.4 इंटू, ये पूरी डेरिवेशन आपको याद नहीं रखनी है। अपने को तो जी की वैल्यू याद रखनी है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपसे गुरुत्व त्वरण का पूछे, स्मॉल जी की वैल्यू आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड होगी, बस ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये डेरिवेशन के चक्कर में मत पड़ना। जब भी फ्री फॉलिंग हो तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि उसकी जो वस्तु गिरेगी ना, उसके वेलोसिटी के रिजल्टेंट में क्या होगा, चेंज होगा, वेग के परिमाण में परिवर्तन होगा। और गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है ना, वो या त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, जिसे अपने स्मॉल जी से। तो ये गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू है 9.8 लेते हैं अपने, जहाँ भी लेते हैं जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़्यादा अपने को इसमें डीप में नहीं जाना है। अब अंतर आपसे पूछ सकता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ज़रूर करके जाना, और कुछ करो ना करो, कि गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय कांस्टेंट दोनों में अंतर क्या है। एक तो ग्रेविटेशनल आपका एक्सीलरेशन हो गया, और एक हो गया आपका कांस्टेंट। जो त्वरण होता है उसका मान तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। स्थिरांक का मान हमने बताया कि 6.673 10⁻⁻11 होता है। तो ये अंतर आ सकता है। तो इसका मान गुरुत्वीय त्वरण का भिन्न भिन्न स्थानों पे भिन्न भिन्न होता है, लेकिन जो कैपिटल जी का मान है ना, ये हमेशा क्या रहेगा, ये स्मॉल जी है, ये क्या है, कैपिटल जी। तो दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है। ये एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक अदिश राशि है। तो ये अंतर आप लिख के आ सकते हो गुरुत्वीय त्वरण और स्थिरांक में। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति के बारे में। तो इसमें दोस्तों गति की 3 समीकरणें आती है। पृथ्वी के निकट जो स्मॉल जी का मान है, ये क्या है, कांस्टेंट स्थिर है। तो एक समान त्वरित गति से सभी समीकरण त्वरण ए के साथ यहाँ पे स्थान पर जी रखने पर मान्य रहेंगे। मतलब गति की है ना 3 समीकरणें होती है। ये जब भी अपने सोल्व करते हैं ना, कभी किसी का वेग निकालना होता है, एक्सेलरेशन निकालना होता है, या टाइमिंग निकालना होता है कि ये पत्थर यहाँ से गिराया कितने समय में ज़मीन पे पहुँचेगा। ठीक है, या अपने पत्थर को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो ये सारा टाइमिंग वगैरह ना इन इक्वेशन से निकल जाती है। तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 इक्वेशन है, इन्हें गति की 3 समीकरणें बोलते हैं। u और v प्रारंभिक और अंतिम वेग होते हैं। जैसे आप पत्थर को नीचे से फेंक रहे हो तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, ऊपर फेंक रहे हो तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, u है वो 0 हो जाएगा। और s वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी है। इन समीकरणों का उपयोग करते समय त्वरण a वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा हो तो हमें इसको धनात्मक लेंगे। अगर त्वरण a को ऋणात्मक लेंगे जब गति की दिशा के विपरीत लग रहा हो। ठीक है, तो जब अपने विपरीत काम करेंगे तो त्वरण को नेगेटिव लेंगे।
बाकी इसमें और कुछ नहीं बताया गया, इतना बताया गया कि गति की 3 समीकरणें हैं। ठीक है, गति की जो 3 समीकरणें हैं डायरेक्ट आपसे पूछेगा, उन 3 समीकरणों को आपको याद होना चाहिए। ज़्यादा आपको इसमें पूरा डीप में नहीं जाना, ऐसे तो एग्जाम्पल नहीं बता के आने। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। अब इसमें अपने को पूरा आप डिनोट कर दोगे ना कि यू प्रारंभिक वेग है, वी अंतिम वेग है, तो इससे थोड़ा बढ़िया अट्रैक्शन पड़ेगा यहाँ पे। फिर बात करें द्रव्यमान की। देखो दोस्तों, जो द्रव्यमान है जिसे अपने मास बोलते हैं, एक होता है भार, एक होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान कहीं भी चले जाओ आप, धरती पे चल हो, चंद्रमा पे हो, कहीं भी हो ब्रह्मांड में, तो आपका द्रव्यमान हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। लेकिन वेट में आपके क्या है कि चेंज आ जाएगा। देखो, द्रव्यमान की अगर आपसे परिभाषा, किसी वस्तु में निहित पदार्थ का परिमाण द्रव्यमान कहलाता है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि वहाँ पे अपने को लिखना होगा ना, तो ये चीज़ें अपने को पता होना चाहिए कि किसी वस्तु के जड़त्व की माप भी क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। अब ये याद रख सकते हो आप कि किसी वस्तु में निहित पदार्थ का परिमाण है ना, वो क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। और द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि है, नॉन वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका सिर्फ परिमाण होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती द्रव्यमान की। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है द्रव्यमान का, केजी ही होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी जगह समान होता है, जिसको स्मॉल एम से, और किसी स्थान पर द्रव्यमान किसी वस्तु का शून्य नहीं होता। तो इसमें सिर्फ आपको 3 ही बातें याद रखनी है। क्या, किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी जगह समान होगा, ठीक है, ये एक अदिश राशि है, और केजी इसका एसआई मात्रक है। तब जो द्रव्यमान के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो किसी वस्तु में निहित पदार्थ का जो परिमाण है, ये क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। अब वेट की बात कर देते हैं, बाद में आपसे अंतर भी पूछ सकता है, वो भी अपने जानेंगे। किसी वस्तु का भार वह बल है जिसे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। तो भार क्या है, भार तो बल हो गया पूरा। जैसे अब अपने चल रहे हैं पृथ्वी पे, तो अपना वेट है ना, अपने वेट के कारण पृथ्वी अपने को आकर्षित कर रही है। तो इसमें क्या है कि एक इक्वेशन आती है गति की, समय एफ इज इक्वल टू एम ए। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण है वो जी, एफ इज इक्वल टू एम जी अपने पढ़ते ही हैं। तो पृथ्वी द्वारा आरोपित बल क्या कहलाता है, भार कहलाता है, सीधी सी बात है, जिसे अपने कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू जी, ठीक है। और भार एक बल है, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो ये ध्यान रखना, द्रव्यमान का केजी होता है और इसका क्या होता है, एसआई मात्रक न्यूटन। अब इनमें दोस्तों आपसे अंतर पूछ सकता है, जो मेन है ना, द्रव्यमान और भार में अंतर है आपके। किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्य की मात्रा वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है, या पदार्थ की मात्रा कह सकते हो आप। और किसी गुरुत्वीय बल से पृथ्वी की वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो वह वस्तु का भार कहलाती है, ठीक है। किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप हम वस्तु के जड़त्व की माप से करते हैं। द्रव्यमान का जब भी मेजरमेंट करना हो तो उसका अपने जड़त्व मेजरमेंट करेंगे। तो जो भार है वो वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी जगह समान रहता है, लेकिन भार यहाँ पे भिन्न भिन्न हो जाएगा। चंद्रमा पे जाओगे तो कम लगेगा आपको। द्रव्यमान का माप भौतिक तुला द्वारा करते हैं, भार का माप कमानीदार तुला के द्वारा करते हैं। ये एक अदिश राशि है, और जो आपकी भार है ये क्या है, सदिश राशि है। किसी स्थान पर जी का मान शून्य नहीं होने पर भी द्रव्यमान का परिमाण नहीं बदलता, मतलब इसका जो परिमाण है ना वो एक जैसा रहता है। अब यहाँ पे जी का मान शून्य होने पे वस्तु का भार भी यहाँ पे शून्य हो जाएगा। जहाँ पे जी की वैल्यू 0 है ना, तो वहाँ वस्तु का भार भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। अब वस्तु पर चंद्रमा के भार की बात करें, तो चंद्रमा पर कोई भी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, ठीक है। मतलब आप 100 किलो के हो तो आप 6 का भाग दे दो, आप वहाँ पे जाके उतने किलो के लगोगे। देखो, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम है, तो पृथ्वी पर उसका भार अर्थात वह बल जिसे पृथ्वी उसे अपनी ओर खींचती है, तो वो जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर ले लिया इसने। एम ई पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, और इसके अलावा दोस्तों जो आर ई है वो होगी आपकी पृथ्वी की त्रिज्या। और इसके बाद ये तो इसने एफ ई ले लिया अर्थ पे, ये एफ एम मून पे, चंद्रमा का द्रव्यमान। एम एम क्या हो गया, चंद्रमा का द्रव्यमान। आर एम चंद्रमा की त्रिज्या होगी यहाँ पे, ठीक है।
अब इन दोनों को क्या है, भाग दे दिया अपने को, इतनी डेफिनेशन नहीं याद रखनी, इसने कैलकुलेशन यही निकाली है कि 1/6 होता है, तो अपने को यही याद रखना है बस सीधा 1/6। ये डेरिवेशन आपसे नहीं करवाएगा। फिर बात करें दोस्तों, चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार उसके पृथ्वी के भार के 1/6 है, वही बात है। ध्यान रहे वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर वस्तु के द्रव्यमान के बराबर ही होता है, केवल भार में अंतर। तो ये क्वेश्चन है ना, बहुत बार बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर इतने केजी है तो चंद्रमा पर उसका कितना होगा, तो सभी 1/1/6 से भाग दे देते हैं, तो वो नहीं करना, आपको सेम ही रखना है। तो ये भी पूछ सकता है छोटा सा न्यूमेरिकल आपसे। फिर प्रणोद तथा दाब क्या होता है, किसी वस्तु की सतह के जो लंबवत लगने वाला बल है वो क्या कहलाता है, प्रणोद। और दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है दाब, जिसे अपने पी से डिनोट करते हैं प्रेशर। अब जो लिक्विड होते हैं उनमें भी दाब होता है। देखो सभी द्रव तथा गैसें तरल हैं, तरलों में भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार पर दीवारों पर वो अपने क्या है प्रेशर लगाते हैं, अपने को फैलाने की कोशिश करते हैं तरल। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉपर इसकी डेफिनेशन नहीं है, बस यही चीज़ें जाननी है कि तरलों में दाब होता है। और फिर आता है उत्प्लावकता, ये क्या होती है, जब कोई वस्तु मान लो कोई तरल में अपने डुबो रहे हैं, कोई लिक्विड है पानी है, तो वस्तु का भार जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है वस्तु के नीचे की ओर, वह तरल उस पर ऊपर की ओर बल लगाता है। देखो जब भी अपने कोई कटोरी ले ली, जैसे ये पानी भरा हुआ है तो इसमें अपने कटोरी नीचे डालेंगे तो जो पृथ्वी है ये तो इसको नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन ये पानी इसको ऊपर की ओर ले जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रेशर उत्पन्न होगा ना, तो इसको उत्प्लावक बल बोलते हैं। देखो उत्प्लावक बल सदैव ऊपर की तरफ आरोपित होता है, ये हमेशा अपर डायरेक्शन में लगेगा, ये ध्यान रखना है अपने को। इंपॉर्टेंट यही है कि उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लगेगा। इस बल का परिमाण द्रव के घनत्व पर निर्भर करेगा। देखो वस्तु पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा उत्प्लावन बल से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वस्तु डूब जाएगी। तो ये कंडीशन है अलग अलग। अगर देखो सीधी सी बात है कि जो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल है वो इस पानी के उत्प्लावक बल से कम है, तो वस्तु क्या करेगी, पानी में डूब जाएगी। अगर यहाँ पे बराबर है, गुरुत्वीय बल इज इक्वल टू उत्प्लावक बल कर दिया, तो वस्तु तैरती रहेगी। यही कारण है कि लोहे की कील डूब जाती है जबकि पानी का जहाज पानी की सतह पे ही रहता है, क्योंकि ये क्या करता है कि जो गुरुत्वीय बल है उत्प्लावन बल को क्या कर देता है, इक्वल कर देता है। जबकि कील क्या करती है, इसमें गुरुत्वीय बल ज़्यादा हो जाता है और उत्प्लावन बल कम हो जाता है जब पानी में डालते हैं। तो ये दो छोटी सी टर्म्स है। अब आता है दोस्तों आपके आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगर किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या आंशिकतः अपने डुबोते हैं तो उस वस्तु पर ऊपर की तरफ लगने वाले बल का अनुभव करती है। कौन, वस्तु अनुभव कर रही है। अब पानी नहीं लगा रहा, वस्तु अपने ऊपर अनुभव कर रही है। पहले तो अपने उत्प्लावक में पढ़ रहे थे कि पानी लगा रहा था, अब यह वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। ठीक है, ये बल किसका होता है, वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के। अब इसका अनुप्रयोग आपसे पूछ सकता है, उपयोग क्या है, पदार्थों का जो आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में उपयोगी है। इसके अलावा जो जलयान है, पनडुब्बी है, उनके डिज़ाइन बनाने में उपयोगी है। दुग्धमापी हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही काम करते हैं। ठीक है, जो दुग्धमापी है और हाइड्रोमीटर है, तो ये इसके उपयोग है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे आर्किमिडीज के सिद्धांत के उपयोग पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि लोहे व स्टील का बना एक जलयान इतना बड़ा होते हुए भी जल पर तैरता रहता है, लेकिन छोटी सी पिन जल में डूब जाती है। तो ये भी आर्किमिडीज का सिद्धांत भी इसमें लगता है। तो इसमें अपने 3 काम करते हैं, पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं, जलयानों पनडुब्बियों का डिज़ाइन तैयार करते हैं, दुग्धमापी और हाइड्रोमीटर भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करते हैं। बस आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है कि जब वस्तु ऊपर की तरफ लगने वाले एक बल का अनुभव करती है तो वह बल क्या करेगा, वस्तु द्वारा जो भी विस्थापित तरल है उसको साइड करेगा, उसके भार के बराबर होगा। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों आपके लिए। देखो किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को है ना, अपने उसको क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व। अब जो घनत्व का मात्रक तो किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है और विशिष्ट परिस्थिति में किसी पदार्थ का घनत्व सदैव समान रहता है। तो जो घनत्व है उसको अपने मास अपॉन वॉल्यूम से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम से। और जो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, अब आप है ना कोई भी वस्तु ले लो, उसका अपेक्षित घनत्व निकाल सकते हो।
उसको आपको बस क्या करना है, पदार्थ के घनत्व पे पानी के घनत्व से डिवाइड करना है। तो ये ध्यान रखना, लगभग सभी का सेम रहता है जो पदार्थ का घनत्व। तो जैसे पानी का फिक्स है, कोई भी हो उसका फिक्स है, डाट प्रॉपर तरीके से आपका लिखा आएगा, या इन तीनों में से दो वैल्यू दी आएगी। तो अपने को तो ये ध्यान रखना है, जो आपेक्षिक घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व है वो पदार्थ का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व है, ऐसे निकालते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है। फिर बात करें दोस्तों उष्मा की। अब बात आ जाती है दोस्तों उष्मा, जिसे अपने हीट भी बोलते हैं, ऊर्जा का एक रूप है जो ताप के कारण होता है। किसी पदार्थ में गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। और इसका मात्रक भी जूल ही होता है, और इसे कैलोरी में भी व्यक्त करते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है उष्मा का। तो मात्रक वगैरह थोड़े अच्छे से याद करके जाएं। अब देखो दोस्तों, अब उष्मा का पता कैसे लगता है, जैसे अपने पानी हाथ से भी पता लगा सकते, लेकिन हर चीज़ को पॉसिबल नहीं होता। जैसे अपने पास 3 बीकर हैं, ए बी सी। अब इसमें दोस्तों तीनों में क्या है, पानी है। अब यहाँ पे देख, इसमें क्या है, गर्म, इसमें ठंडा, और इसमें गर्म प्लस ठंडा दोनों मिलाए हुए हैं थोड़े थोड़े बराबर मात्रा में। अब यहाँ पे एक हाथ अपना गर्म में डालो, एक ठंडे में डालो। अब दोनों हाथ एक साथ गर्म और ठंडे में डालोगे ना, तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि एक मतलब कौन सा गर्म है या ठंडा है, ये पूरा सेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब दोस्तों इसका कारण क्या होता है, देखो अब अपने उष्मा के बारे में बात कर रहे थे। तो उष्मा का संचार कैसे भी तरीके से हो सकता है। जैसे ये लोहे की छड़ है, अभी यहाँ पे क्या है कि इसको यहाँ से अपने क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे है ना यहाँ तक टेम्परेचर अपना ले जाएगा। यहाँ हालांकि यहाँ पे कम होगा, लेकिन धीरे धीरे ये ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, कंडक्शन के द्वारा। ये भी जानेंगे कैसे। देखो उष्मा में फिर इसके बाद आता है ताप। किसी वस्तु की उष्णता, गर्मी के माप को ही ताप कहते हैं। ताप किसे कहते हैं, जो गर्मी का माप होता है। अब इसको अपने क्या है कि थर्मामीटर से नापते हैं। आगे अपने उष्मा के जो के प्रकार है वो भी करेंगे, लेकिन ये भी आपके है, इसमें उष्मा में आता है। थर्मामीटर ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को थर्मामीटर कहते हैं, सभी को पता होगा। देखो मेन जो ह्यूमन का, आपके मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री है। ये याद रखना है अपने को बस, कि सामान्य तापमान मानव शरीर का 37 डिग्री, और ये यहाँ पे दे रखा है 35 से कम और 42 से अधिक नहीं होता। इसलिए थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 के बीच में ही रहता है जब भी अपने थर्मामीटर देखेंगे तो। और सेल्सियस के द्वारा अपने इसको नापते हैं। अब एक प्रयोगशाला तापमापी आता है, जो अन्य वस्तुओं के ताप मापने के लिए तापमापी प्रयोगशाला ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापता है। और मौसम की रिपोर्ट के लिए दोस्तों अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मौसम की रिपोर्ट के लिए किसका, न्यूनतम तापमापी का। अब दोस्तों जो उष्मा का ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र कैसे होगा। ठीक है, उष्मा अपने पढ़ रहे थे, तो इसमें अपने हीट ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। वैसे तो उष्मा अगर बात करोगे तो हीट ट्रांसफ़र बहुत बड़ा इसका चैप्टर आ जाता है। अब दोस्तों कोई बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो तब तो जाता है, अगर उसे परिवेश की ओर स्थानांतरित करते हैं तो ठंडी वस्तु की ओर उष्मा प्रवाहित होने लगती है। तो वह पहले आता है चालन। वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे की ओर चलती है ना, उसके क्या कहते हैं, ट्रांसफर होती है, चालन कहते हैं। अब चालक क्या होता है, चालक तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। जो उष्मा को आसानी से जानने देते हैं उष्मा का चालक कहलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया। कुचालक वे होते हैं जो आसानी से जानने नहीं देते, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी हो गया। तो ये उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक। फिर एक आता है संवहन। ये क्या होता है, द्रवों तथा गैसों में उष्मा संवहन द्वारा ट्रांसफर होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि चालन के द्वारा, मान लो किसी धातु में करनी हो, अगर द्रव और गैसों में पूछ ले तो उष्मा संवहन के द्वारा ट्रांसफर होती है, उष्मा का स्थानांतरण होता है। अब एक पॉइंट आता है दोस्तों, समुद्र समीर। ठीक है, समुद्र की ओर आने वाली जो वायु है उसको समुद्र समीर बोलते हैं, जो तटीय क्षेत्रों में दिन के समय शीघ्र गर्म हो जाता है। वहाँ के आसपास का क्षेत्र देखोगे तो दिन के समय पूरा गर्म हो जाएगा। थल समीर, स्थल से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, जिसे थल समीर। रात्रि में समुद्र का जल धीमी गति से ठंडा होता है। देखो वहाँ पे सुबह तो आपको बहुत गर्मी लगेगी बीच के आसपास,
और रात को यहाँ पे पूरी ठंडक का महसूस होगा। विकिरण की बात करें तो सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा पहुंचती है जिसे विकिरण कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्मा का ट्रांसफर बहुत सारे प्रकार से हो सकता है, जैसे हमने चालन पढ़ा, संवहन पढ़ा, विकिरण पढ़ा। तो सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग परागत हो जाता है। जैसे अपने काले कपड़े पहन लिए और गर्म धूप में निकल रहे हैं, तो मैक्सिमम क्या है कि जो ब्लैक कलर है ऑब्जर्व ही करेगा, अवशोषण ही करेगा किरणों का। ठीक है, दो जिससे अपने को गर्मी ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए अपने गर्मियों में क्या पहनते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ज़्यादा, या हल्के वस्त्र। ठीक है, तो ये ऊष्मा वाला और ये दोनों टॉपिक आपके समाप्त होते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी दोस्तों हेल्पफुल लग रहा है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें अपने मानव नेत्र और उसके दोष को ना पूरा बढ़िया तरीके से यहाँ पे समझेंगे अच्छे से। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।